ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, इसके बाद ऑब्वियसली काफ़ी सारी क्वेरीज भी आएंगी इस हवाले से कि अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जो रिकवरी सिस्टम होते हैं बैंक्स के, चाहे आप पर्सनल लोन लें, क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो या कार फाइनेंसिंग हो, उसका एक बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। कन्वेंशनल बैंक्स जो तरीका इस्तेमाल कर रहे थे रिकवरी का वो अच्छा नहीं था, सुसाइड्स भी हुई हैं उस वजह से, स्टेट बैंक ने भी एक्शन लिया है, काफ़ी तरह की चीज़ें हुई हैं। ना अगर कोई शख्स 3 महीने 4 महीने तक पेमेंट नहीं कर रहा, क्या होगा? उसकी गाड़ी जो है फोर्सफुली रिपोजेस कर ली जाएगी? देखिए उसका एक मैकेनिज्म है। जब हमने इजारा एग्रीमेंट किया तो कस्टमर को हमने कहा आपने इस डेट पे रेंट पे करना है अपना। फिर हम ये करते हैं, खुदा ना खास्ता कोई डिले करता है तो फिर हम उसको कुछ मोहलत देते हैं। उसको 1 महीना की मोहलत दी या 2 महीने की मैक्सिमम मोहलत दी जाती है। अगर फिर भी वो नहीं रीपे करता, वो रेंट नहीं पे करता, तो फिर देखें बैंक के पास क्या ऑप्शन है। मैं एक डिपॉजिटर के पैसे में मैंने इन्वेस्टमेंट एक गाड़ी खरीदी, उसकी फिर मैंने आगे लीज पे दिया। अब मेरा कस्टमर जिसने लीज पे लिया था वो पे करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये मेरा हक बनता है शरन भी कि मैं गाड़ी को रिपोजेस करके फिर या तो मार्केट में बेचूं या उसका कोई तस्फिया करूं। ठीक है, क्योंकि अब डिपॉजिटर के पैसे पे तो ये कोई मतलब जायज़ या मुनासिब बात नहीं कि एक छोटे डिपॉजिटर का पैसा हमने इन्वेस्ट किया और कोई साहब गाड़ी लेके भाग गए और कहें कि मैं तो रेंट भी पे नहीं करूंगा और गाड़ी भी नहीं वापस करूंगा। तो इसलिए गाड़ी रिपोजेस करने का यकीनन बैंक। और फिर आप लोग क्या करते हैं? कन्वेंशनल बैंक तो भेज देते हैं, अगले दिन आप जब आते हैं पता चला आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स भरी हैं, अब तक इतना पैसा दिया है, लेकिन अब गाड़ी बैंक ने भेज दी। नहीं, पहला ऑप्शन हमारे पास, हम कस्टमर से फिर रब्ता करते हैं और कहते हैं कि भाई अब ये आप रेंट नहीं पे करो तो अभी गाड़ी परचेज कर लो हमारे से। ठीक है, तो अभी पहला ऑप्शन कस्टमर को दिया था। कस्टमर कहते नहीं मैं परचेज भी नहीं करूंगा, मैं रेंट भी नहीं दूंगा, मैं तो अब इससे डिफॉल्ट कर गया, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ। तो फिर हम वो गाड़ी मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अगर उसमें भी मार्केट की, जब हम मार्केट में बेचते हैं और हमें नुकसान नहीं हुआ, यानी जो उसने परचेज प्राइस हमसे एग्री की थी उससे ज़्यादा पे बिक गई, अच्छा, तो फिर उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पूरा वापस मिल जाता है। ये नहीं होता कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने रख लिया। ठीक है, अगर आपको उतना ही उसी प्राइस पे आपकी चीज चली जाती है, अगर आपकी नुकसान होता है आपको उस ट्रांजैक्शन में, देन आप उस हिसाब से उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट काट लेते हैं। अगर कोई रेंट भी ओवरड्यू नहीं है, यानी रेंट भी रिकवर हो गया, नुकसान भी कोई नहीं हो, तो फिर जो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहिए? यस, आई थिंक आई नीड टू जस्ट गेट इन हियर कि देखिए चूँकि ये कन्वेंशनल टर्म्स, जार्गन्स, ये जो अंग्रेजी जितनी भी है, चूँकि ये 50-60 साल से हमारी तालीमी इन बुनियादों पे हो रही है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है इसमें वो फाइन लाइन जो ड्रॉ हो रही है उसको इस्टेब्लिश करना। तो वो चूंकि हम इसको इजारा कहते हैं, वो कहते हैं इसको लीजिंग कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? वो आप उर्दू में इसको ये कह लें और इसको सेब कह लें, इंग्लिश में इसको एप्पल कह लें, है तो वही चीज़ ना। पर इसी प्रैक्टिकली वही चीज़ को आप इस्लाम के नज़रिए से देखें। आप एक चीज़ सेब है, आप खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलते हैं आप, तो उसमें आपने एक ना अपने मजहब का एक अंसर पैदा कर दिया उसके अंदर। ठीक है, जो भी फादियत अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की कहने की जो कुदरत बरकत रखी है, आपको उससे फ़ायदा हासिल हो जाता है। वही चीज़ आप बगैर बिस्मिल्लाह बोले खा लें आप। तो इसी तरह ये डिफरेंसेस क्रिएट हो रही हैं, क्रिएट है इसके अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा आम तबका इस चीज़ों को समझे। ठीक है, इस चीजों को समझने के लिए उसको इसमें आना पड़ेगा। और इसके फवायद भी काफी हैं। एग्जैक्टली, ये फवायद जो कि नजर आ रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बैंक रिस्क शेयर करता है, ये चीज सबसे बड़ी एलिमेंट है ये। आप अंदाजा लगाइए कि मतलब एक कन्वेंशनल के मुकाबले में अगर इस्लामिक को आप देख रहे हैं आप, तो आप ये देखिए कि एक ट्रांजेक्शन आपने स्टार्ट लिया, आपने सिर्फ आपकी जबान में, कन्वेंशनल जबान में आपने डाउन पेमेंट किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, हमने उसको एडवांस रेंटल की मद में लिया उसको। सिर्फ हम एडवांस रेंटल ही ले रहे होते हैं, हम एडवांस रेंट नहीं ले सकते हैं आपसे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो नॉर्मली ये लोग कन्वेंशन में ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखिए हमारे पास सिर्फ एक एडवांस रेंटल या सिक्योरिटी के शक्ल में खा वो 10% हो या 15% हो, सिवाय उसके और कुछ पेमेंट आपने नहीं करनी होती है। तो आप कैश फ्लोज अगर आप 1 लाख की ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, तो आप देखिए यहाँ पर आप सिर्फ 10,000 रुपए की एवज आप एक चीज़ हासिल कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कन्वेंशनल के मुकाबले जाएंगे तो मिनिमम आपको उसमें एक एडवांस रेंटल देना होता है और इंश्योरेंस एडवांस में देना होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो साल भर का है आप वो एडवांस में दे देते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक डाउन पेमेंट किया, एक सर्टेन अमाउंट किया एडवांस रेंटल की शक्ल में, और एक ही करके ट्रांजैक्शन आपने वो चीज़ आपके पास मैसर हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर अली बेग साहब, आप शो पे तशरीफ लाए। अहमद अली सिद्दीकी, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर इमरान उस्मानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हज़रात शो पे तशरीफ लाए। हमने इनसे बात की कार फाइनेंसिंग के हवाले से, इजारा के थ्रू जो है कार फाइनेंसिंग इस्लाम में जायज़ है। हमने इस पर बात की, इसके प्रोज एंड कॉन्स पे, क्या फ़ायदे हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही है कि बैंक जो है एक कस्टमर के साथ रिस्क शेयर कर रहा होता है। अगले प्रोग्राम में मज़ीद टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कार फाइनेंसिंग के हवाले से या इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड। अगर कोई और आप सवाल हमसे करना चाहें सो प्लीज़ मेल अस एट islamic.banking@businessplus.tv। हम आपके ईमेल्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल भी करेंगे। फिलहाल शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
Let's talk about Islamic banking. Islamic banking.